सोचिए, किसी भी देश का संविधान वो सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं होती, है ना? वो उस देश की आत्मा होती है। पर क्या हो अगर उसी आत्मा को बदलने की ताकत किसी एक संस्था को दे दी जाए? आज हम भारत की एक ऐसी ही जबरदस्त कानूनी लड़ाई की कहानी समझेंगे जिसने हमेशा के लिए यह तय कर दिया कि संविधान का असली रक्षक कौन है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक चुनी हुई सरकार किसी देश के संविधान की मूल भावना को ही बदल सकती है? ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, बल्कि ये सवाल भारत के लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी कहानी में दो बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थी जनता की चुनी हुई संसद, जिसके पास कानून बदलने की शक्ति है, और दूसरी तरफ था भारत का संविधान, जो इस देश का सबसे बड़ा कानून है। इसे आप एक तरह की संवैधानिक रस्साकशी समझ सकते हैं। एक तरफ संसद की संशोधन करने की ताकत, जो उसे आर्टिकल 368 से मिलती है, और दूसरी तरफ संविधान के वो मूल सिद्धांत, जैसे हमारे मौलिक अधिकार, लोकतंत्र और कानून का राज। इन दोनों के बीच टकराव होना तो तय था। और ये लड़ाई सिर्फ कागजों पर नहीं थी, मतलब ये कोई थ्योरी नहीं थी। भारत के बनने के कुछ ही सालों बाद ये टकराव कई दिलचस्प अदालती केसों में खुलकर सामने आने लगा था। तो चलिए जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं कि हुआ क्या था। 1951 में शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की ताकत असीमित है। तो पहले तो संसद जीत गई, लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने पासा पलट दिया। कहा कि मौलिक अधिकार तो सबसे ऊपर हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके जवाब में संसद भी पीछे नहीं हटी। 1971 में 24वां संशोधन लाकर अपनी असीमित शक्ति वापस पाने की कोशिश की। मतलब ये खींचतान लगातार चलती रही। और फिर आता है वो एक केस जिसने इस पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। समझिए कि एक ऐतिहासिक मुकाबले के लिए मंच पूरी तरह से तैयार था। केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, और दांव पर बहुत कुछ लगा था। सवाल सिर्फ एक था, क्या संसद की ताकत की कोई सीमा है भी या नहीं? इस केस की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संविधान की किस्मत का फैसला करने के लिए भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, पूरी 13 जजों की बेंच। और जो फैसला आया वो आया 7-6 के बहुमत से। मतलब सोचिए, सिर्फ एक वोट के फर्क से भारत के संवैधानिक भविष्य की दिशा तय हो गई। कितना नाजुक संतुलन था। और इसी ऐतिहासिक फैसले से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। अब यह है क्या? सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल तो सकती है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, लेकिन, और ये लेकिन ही सबसे जरूरी है, वो संविधान के बुनियादी ढांचे को, यानी उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये सिद्धांत आया, इसकी पहली परीक्षा भी हो गई, और एक और बड़ा टकराव सामने आ गया। ये पहली परीक्षा थी 1975 का इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसी नए सिद्धांत का इस्तेमाल करके एक ऐसे संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया जो प्रधानमंत्री के चुनाव को अदालत की समीक्षा से बाहर रखता था। ये एक साफ संदेश था कि सिद्धांत में वाकई दम था। अब इसके जवाब में इमरजेंसी के दौरान संसद ने 42वां संशोधन पास किया, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। ये कहना कि संसद की संविधान बदलने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को सीधे सीधे खारिज करने की एक कोशिश थी। लेकिन कोर्ट ने भी हार नहीं मानी। 1980 में आया मिनर्वा मिल्स केस। सुप्रीम कोर्ट ने इन बदलावों को अमान्य कर दिया, और यहां सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि कोर्ट ने कहा कि संसद की सीमित संशोधन शक्ति खुद संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। यह तो एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था जिसने इस सिद्धांत को और भी मजबूत बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर या मूल विशेषताएं हैं क्या? देखिए, इन्हें एक लिस्ट बनाकर नहीं बताया गया, बल्कि समय के साथ अलग अलग केसों में अदालत ने इन्हें साफ किया है। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। इससे पता चलता है कि ये नियम कैसे धीरे धीरे बने। 1973 में केशवानंद भारती केस ने संविधान की सर्वोच्चता को बेसिक स्ट्रक्चर माना। फिर 1975 में इंदिरा गांधी केस ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायिक समीक्षा को इसमें जोड़ा। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने अधिकारों और सिद्धांतों के बीच संतुलन को, और 1994 में एस.आर. बोम्मई केस ने
संघवाद और पंथ निरपेक्षता को इसका हिस्सा बताया। तो अगर हम इन सब को मिलाकर देखें तो कुछ सबसे अहम बेसिक फीचर्स हैं। संविधान सबसे ऊपर है, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा, पंथ निरपेक्षता और संघवाद, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और आजाद और निष्पक्ष चुनाव। ये संविधान के वो खंबे हैं जिन्हें कोई गिरा नहीं सकता। तो चलिए अब इसके आखिरी हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि न्यायपालिका का बनाया ये सिद्धांत आज भी इतना जरूरी और साथ ही इतना विवादास्पद क्यों है? देखिए, इस पर बहस आज भी चलती है। एक तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि ये न्यायिक अतिक्रमण है, मतलब जजों का अपने दायरे से बाहर जाना। वो कहते हैं कि इसका संविधान में सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं है और ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की ताकत को कम करता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि ये तानाशाही से बचाता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान के आदर्शों को जिंदा रखता है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आखिर है क्या? लोकतंत्र को बचाने वाली एक जरूरी ढाल, या फिर कुछ जजों के हाथ में दी गई सबसे बड़ी ताकत? ये एक ऐसा सवाल है जो सत्ता, कानून और लोकतंत्र के सबसे गहरे संतुलन पर हमें सोचने को मजबूर करता है।